पटेल प्रहलाद भी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पाकिस्तान में भारत को लेकर बढ़ते डर की, कांग्रेस अध्यक्ष के पीएम मोदी पर तीखे हमले की, देखेंगे राहुल गांधी ने क्यों की पहलगाम पीड़िता से मुलाकात, कब होंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव, जानेंगे पंजाब में किसान आंदोलन को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 9 मई को बुलाई गई रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक, पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात पर होगी चर्चा, बेंगलुरु में होगी बैठक। सीएम ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात, ममता का आरोप बंगाल लाए जा रहे अशांति फैलाने वाले बाहरी लोग। देश भर में सड़क हादसे में पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार की नई योजना का ऐलान, 1.5 लाख तक का मिलेगा कैशलेस उपचार। शेयर बाजार में गिरावट, 155 अंकों की गिरावट के साथ 80,641 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 81 अंकों की गिरावट के साथ 24,379 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत गुस्से में है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सिंधु जल समझौता स्थगित हो चुका है। राजनयिक संबंध निचले स्तर पर है। व्यापार और डाक सेवा बंद कर दी गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। सेना को खुली छूट दे दी गई है। और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये सब अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। वो यूएन तक पहुंच गया है, लेकिन वहां से भी फटकार ही खा रहा है। इस बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 7 मई को कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या करने जा रही है सरकार, क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पूरे 54 साल बाद भारत में हवाई हमले से बचने के लिए मॉक ड्रिल हो रही है। 295 जिलों में ये ड्रिल होगी। 1971 में जब मॉक ड्रिल हुई थी, तब भारत पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट पर जंग लड़ रहा था, पूर्व में और पश्चिम में। लेकिन इस बार मॉक ड्रिल जंग से पहले हो रही है। इसकी तैयारियां चल रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से साफ है कि देश कुछ बड़ा करने जा रहा है, और इसका एहसास पाकिस्तान को भी हो रहा है। इसी खौफ में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी बुलवा ली। पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस बहाने वो कश्मीर के मुद्दे को सबसे बड़े मंच पर उठाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का दाव उल्टा पड़ गया है। खबर है कि मीटिंग में पाकिस्तान से कई तीखे सवाल पूछे गए, जिनकी पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं की होगी। पाकिस्तान से पहलगाम हमले में लश्कर के हाथ होने पर सफाई मांगी गई। बैठक के बाद कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया, जिससे साफ है कि पाकिस्तान का मंसूबा पूरी तरह से फेल हो गया। इस बीच दिल्ली में आज भी पीएम मोदी लगातार बैठकें करते रहे। दिल्ली में होने वाली बैठक अब पाकिस्तान की चिंता बढ़ाती दिख रही है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि भारत 10 या 11 मई को पाकिस्तान पर हमला करेगा, यानी रूस की विक्ट्री डे परेड के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई पाकिस्तान पर शुरू हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ तक कि सऊदी अरब और चीन भी पाकिस्तान का खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान खुद अपने घर में भी घिरता दिख रहा है। सेना और सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम सवाल पूछ रही है। पाकिस्तान संकट में है, कहीं मदद नहीं मिल रही। पहलगाम मामले पर भारत की कार्रवाई तय मानी जा रही है, लेकिन इस मामले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सरकार से सवाल किया है कि अगर हमले का अलर्ट था तो फिर सुरक्षा उपाय क्यों नहीं हुए। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और हमले को लेकर बड़ा दावा किया, जिसने सभी को चौंका दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने माना इंटेलिजेंस फेलियर है और उसको वो सुधारेंगे। अगर उन्हें ये पता है तो उन्होंने अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की। खड़गे ने आगे कहा, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे में मेरा सवाल है कि जब खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले की आशंका जताई थी, तो सरकार ने इस बारे में सभी को अलर्ट क्यों नहीं किया। आम लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई।
ऐसे में सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने जातीय जनगणना की मांग को दोहराया। इस पत्र में उन्होंने जातिगत जनगणना को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए सरकार को 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। खड़गे ने अपने पत्र में 16 अप्रैल 2023 में उनके पहले के पत्रों का जवाब नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद आज आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये मांग सामाजिक हित में है। जातिगत जनगणना सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और इसे विभाजनकारी नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ ही खड़गे ने पीएम मोदी को सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करने की भी सलाह दी और पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। खड़गे ने सुरक्षा उपाय से लेकर जनगणना तक हर मुद्दे पर सवाल किए। तो सवाल कश्मीर का भी है। कश्मीर में 26 लोगों की जान गई, जिसमें एक नाम विनय नरवाल का भी था, जो इंडियन नेवी में शामिल थे। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का इस मामले में एक बयान सामने आया, जिसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा था और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच गए। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर हमले के खिलाफ पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ एकजुट है। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं घटना के पीड़ितों से संवेदना जताई जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कश्मीर हमले में जान गंवाने वाले नेवी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार वालों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद हरियाणा के करनाल स्थित उनके घर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात दिवंगत विनय की पत्नी हिमांशी और बाकी परिवारजनों से हुई। कांग्रेस सांसद का ये दौरा निजी और संवेदनात्मक था। उन्होंने पीड़ित परिवार से कहा कि आपका दुख केवल आपका नहीं है, ये पूरे देश का है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ जब हिमांशी नरवाल को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कश्मीर हमले के बाद देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और नफरत को देखते हुए हिमांशी ने गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि विनय की शहादत का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए न किया जाए। हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाएं। हम शांति चाहते हैं और सिर्फ शांति। हमले के असली दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, न कि आम नागरिकों को। उनके इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। लोगों ने उन्हें अपशब्द भी कहे, उन्हें गोली मारने की भी बात कही गई। हालांकि विवाद बढ़ता देख हिमांशी के सपोर्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW आया। आयोग ने कहा कि किसी महिला को उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर ट्रोल करना गलत है। इन हालात में अब राहुल गांधी की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले राहुल ने कानपुर जाकर शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात की थी। वो कश्मीर भी गए थे। राहुल गांधी ने हिमांशी नरवाल को धीरज बंधाया और कहा कि पूरा देश उनके साथ है। राहुल गांधी का ये दौरा निजी दौरा था, इसलिए उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर एक बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कराने के आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार से ही सवाल कर दिया कि आप चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं। चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। सरकार का कहना है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के कारण रुके हुए हैं, लेकिन हम आदेश दे रहे हैं कि चुनाव नए आरक्षण नियम से कराएं या पुराने से। इस पर सुनवाई होती रहेगी, लेकिन चुनाव होना चाहिए। हम राज्य चुनाव आयोग को आदेश दे रहे हैं कि वो 4 हफ्ते के अंदर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे। 4 महीने में चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बात यह है कि इस देश में आरक्षण का धंधा रेलवे की तरह हो गया है। जो लोग बोगी में घुसे हैं वे नहीं चाहते कि कोई और घुसे। यही पूरा खेल है। याचिकाकर्ता भी यही खेल खेल रहा है। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने दलील दी कि राज्य के बंटिया आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को ये पता लगाए बिना आरक्षण दे दिया कि वे राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं। उन्होंने दलील दी कि राजनीतिक पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से अलग है, इसलिए हर ओबीसी को राजनीतिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जा सकता। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने ये सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये साफ हो गया है कि 4 महीने के अंदर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होंगे। इन चुनावों को लेकर सभी सियासी दलों की तैयारी पहले से ही चल रही थी और अब इसमें और तेजी आएगी। कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो किसानों ने भी अपनी कमर कस ली है। पंजाब के किसान एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों को लेकर मैदान में उतर गए हैं।
वहीं सरकार भी किसानों के आंदोलन को दबाने में जुट गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और पाक में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच पंजाब में किसान आंदोलन ने फिर से उग्र रूप ले लिया। किसानों के इस आंदोलन को रोकने की बहुत कोशिश की गई, काफी तैयारियां की गई, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और सीमाओं को सील किया गया था। इसके बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने शंभू बॉर्डर पर धरना देने की अपनी योजना पर अड़िग रहने का ऐलान किया। जंगराओं में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, जो प्रशासन द्वारा प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने के बावजूद मार्च की तरफ कूच कर गए। ये आंदोलन 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ है, जिसमें कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। किसान शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते शंभू बॉर्डर पर हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए। किसानों ने भारी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और शंभू बॉर्डर पहुंचने का संकल्प लिया। प्रशासन ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए अंबाला और पटियाला में भारी सुरक्षा बल तैनात किया। अंबाला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 5 या अधिक लोगों के अवैध जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी तरह के जुलूसों पर रोक लगा दी। इसके अलावा अंबाला में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों के लिए दिल्ली तक मार्च करना चाहते हैं। सरकार हमें रोकने के लिए आंसू गैस और बैरिकेडिंग का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसमें फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन और किसान कर्ज माफी शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार से विधानसभा में केंद्र की निजीकरण प्रधान कृषि नीतियों को खारिज करने और किसानों की मांगों का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। अब किसानों के इस आंदोलन से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि हमारे आंदोलन बीच बीच में सक्रिय होते रहेंगे, क्योंकि किसान खेतों में भी व्यस्त हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के साथ ही पानी का भी मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। पंजाब सरकार ने हरियाणा को पानी देने से इनकार कर दिया है। साफ कह दिया है कि जो पानी दिया जा रहा है वो ही बहुत है, जबकि हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। Why would this guy get new permanent teeth? पानी को लेकर छिड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए नहर का निर्माण न करने को हाई हैंडेडनेस करार दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। जब कोर्ट ने नहर के निर्माण का आदेश दिया तो आपने अधिग्रहित जमीन वापस कैसे कर दी? ये मनमानी नहीं तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य की सरकारों को निर्देश दिया है कि दोनों राज्य विवाद को सुलझाने में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें। अगर समाधान नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट जल विवाद पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। दरअसल 1966 में जब हरियाणा और पंजाब से एक दूसरे से अलग हुए, तभी से दोनों राज्यों के बीच जल विवाद चला आ रहा है। ये मामला सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा में मची खींचतान से जुड़ा हुआ है। रावी और ब्यास नदियों से पानी के प्रभावी आवंटन के लिए SYL नहर परियोजना लाई गई थी। इसे लेकर साल 1981 में समझौता हुआ और 1982 में तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने इसका निर्माण शुरू करा दिया। इस प्रोजेक्ट में 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की परिकल्पना की गई थी। इसमें से 122 किलोमीटर नहर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई गई थी। हरियाणा में नहर का काम पूरा हो गया है, लेकिन पंजाब ने साल 1982 में काम तो शुरू किया था, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये मामला तब और तूल पकड़ गया जब साल 2004 में पंजाब ने समझौते को ही मानने से इनकार कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को केंद्र के साथ सहयोग करने का आदेश दिया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि हमने मध्यस्थता की कोशिशें की हैं, लेकिन राज्यों को अपनी बात पर अमल करना होगा। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि बातचीत से कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये विवाद सुलझेगा या सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस मामले में सुनवाई करनी होगी। पानी को लेकर दो राज्यों में टकराव चल रहा है। वैसे इसमें हिमाचल प्रदेश की भी एंट्री हो गई है। हिमाचल का सवाल है कि पानी उसके राज्य से होकर निकलता है, लेकिन उसे इसका कोई फायदा नहीं मिलता। पानी पर बवाल मचा हुआ है। तो एक खबर ने रेलवे में बवाल मचा दिया। केंद्रीय मंत्री जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, अचानक गायब हो गए और 3 घंटे तक उनकी कोई खबर नहीं लगी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री जुएल उराव गोंडवाना एक्सप्रेस से सवार होकर दिल्ली से जबलपुर जा रहे थे। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुए थे और अचानक ही वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनकी बर्थ खाली मिली, वो अपनी सीट पर नहीं मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहां मौजूद अधिकारियों ने तत्काल रेलवे और RPF को सूचना दी।
अधिकारियों को आशंका थी कि मंत्री ट्रेन से गिर गए होंगे। रेलवे ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सभी ट्रेनों को अलर्ट कर दिया गया और हर स्टेशन पर जांच शुरू कर दी गई। लगभग 3 घंटे खोजबीन की गई। 3 घंटे बाद वो 162 किलोमीटर दूर सिहोरा स्टेशन पर मिले। वो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच B3 में बर्थ नंबर 57 पर थे। उनके हाथ पैर में चोटें आई थी। बताया जा रहा है कि मंत्री सुबह लगभग 3:45 पर दमोह स्टेशन पर उतरे थे। उस समय उनका शुगर लेवल कम हो गया था। ट्रेन चलने लगी और वो उसमें चढ़ने लगी, लेकिन चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया और उन्हें चोट लग गई। उसी समय दूसरे प्लेटफॉर्म पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आई। मंत्री उसी में बैठ गए। मंत्री के पीए ने बताया कि वो हरदुआ से लापता हुए थे। बाद में पता चला कि ट्रेन वहां रुकी ही नहीं थी। सुबह लगभग 7 बजे मंत्री सिहोरा स्टेशन पर मिले। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर उन्हें जबलपुर लाया गया। जबलपुर पहुंचते ही मंत्री को सुरक्षा दी गई। हालांकि इस घटना पर मंत्री जुएल उराव की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मध्य प्रदेश में एक स्कूल में अचानक ही WWF का वीडियो का सीन क्रिएट हो गया। वहां पर एक प्रिंसिपल ने अपनी ही लाइब्रेरियन को अचानक बातचीत करते करते थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, लाइब्रेरियन महोदया ने भी जितना भी उन्होंने किताबों से अध्ययन किया था रेसलिंग का, पूरा का पूरा वहीं पर उतार दिया और उन्होंने भी प्रिंसिपल को जमकर थप्पड़ मारे और बाल भी खींच दिए। अब इसको देख करके लोगों ने बहुत मजा लिया, काफी आनंद लिया लोगों ने। लेकिन दूसरी तरफ चिंता करने वालों ने चिंता भी की कि जिन संस्थानों में स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ सीखने जाते हैं, तो आखिर वो क्या सीख कर निकलेंगे। वहाँ पर बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बनने जाते हैं, रेसलर बनने नहीं।